नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मयंक मौर्य। पिछले दिनों जिस प्रकार से सदन की जो बिहार विधानसभा में जो कार्रवाई की जो बात सामने आई थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के, खास करके लास्ट समय जब जीतन राम मांझी को लेकर के जो बवाल हुआ, उसके बाद से लगातार विपक्ष यह साधने में लगा हुआ है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं। हालांकि जब जदयू के नेताओं से हमारी बात हुई तो उनका सीधे तौर पर कहना था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुरू से ही जीतन राम मांझी से इसी प्रकार की बातें करते हैं, उनका वैसा संबंध ही है, इसको आप लोग गलत तरीके से ले रहे हैं। लेकिन हम गलत और सही तरीके से लेने वाले कोई नहीं है। जनता क्या सोचती है और पार्टी क्या सोचती है और जो लोग कहता है वही चीज हम जनता के सामने दिखाने का प्रयास करते हैं। इसमें सबसे दिलचस्प जो बात सामने आई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के व्यवहार को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने जिस प्रकार से तेलंगाना में 2 दिनों पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया, उन्हें सीधे तौर पर जातिवादी राजनीति का बता दिया। कारण यहाँ पर बिहार में कि जातिवादी राजनीति को लेकर के इन दिनों घूम रहे हैं, दलितों के सबसे बड़े विरोधी हैं। और इसका उदाहरण भी उन्होंने दिया है कि किस प्रकार से दलितों के इंडिया के सर्वमान्य नेता, भारत में जिनका वैल्यू था, जिनकी बातें मानी जाती थी, जो भारत के दलितों के नेता माने जाते थे, स्वर्गीय रामविलास पासवान, उनका भी अपमान करने की बात उन्होंने कर दिया। उदाहरण भी दिया कि किस प्रकार से राज्यसभा में मुख्यमंत्री उनको नहीं चाहते थे, उन्हें प्रताड़ित करते थे। और इस बात की टीस लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान को भी थी। प्रधानमंत्री जी ने मंच से यह बात कहा और जीतन राम मांझी को लेकर के भी कहा कि जिस प्रकार से उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन बाबू को बेइज्जत किया। इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। और इसके बाद से चिराग पासवान ने भी अपनी बातें कही है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री ने उनकी बातों को माना है और अपने चर्चा पर, क्योंकि चिराग पासवान भी कोई मौका जाने नहीं देते हैं अपने चर्चा को लेकर के, और उनकी चर्चा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी चिराग पासवान पर कोई भी हमला करने से पीछे नहीं हटती। इन्हीं विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले मयंक मौर्य जी क्या कुछ कहेंगे जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है मुख्यमंत्री जी को लेकर? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी को, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी को ये जो कहा है, उसमें कोई गलत तो नहीं कहा उन्होंने कि बिल्कुल ये हम सारे लोग बाकायदा देख पा रहे हैं कि विगत 2-3 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी के बयानों में और उनके व्यवहार में आप एक ड्रास्टिक चेंज देख रहे हैं। वो लगातार जिसको कहते हैं ना घस-घस के घिस जाना, तो उसी तरीके से जी। माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान जो है वो लगातार स्तरों को की सीमाएँ जो हैं वो लांघता जा रहा है। राजनीतिक शिष्टाचार हो, चाहे संसदीय भाषाई मर्यादा हो, उन सबको माननीय मुख्यमंत्री जी कब का उन सबको की तिलांजलि दे चुके हैं और नित नए आयाम गढ़ते जा रहे हैं। अभी जैसे 2 दिन पहले उन्होंने जो महिलाओं को लेके निहायती आपत्तिजनक बयान दिया, उसके अगले दिन उन्होंने माफी मांगी। फिर अगले दिन उन्होंने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कहिए जीतन राम मांझी जी के बारे में उन्होंने कहिए कि जो शब्द कहे, जिस तरीके से उन्हें प्रताड़ित करने की कोशिश की, वो हम सबने देखा। और बड़ा अफ़सोस है कि ये जनता के पैसों का, टैक्स पेयर के पैसों की बर्बादी हुई, क्योंकि ये शीतकालीन सत्र जो है, जो बिहार विधानसभा का, वो सिर्फ़ माननीय मुख्यमंत्री जी के अनर्गल बयानों और उसके बाद से उनके द्वारा की गई माफ़ी के ही भेंट चढ़ गया। 4 दिन का महज़ था। और लेकिन मयंक जी आपको बीच में रोक रहे हैं। निश्चित तौर पर जनता के पैसों की बर्बादी हो रही है हर जगह, हर सदन में। आप देखिए लोकसभा में भी जिस प्रकार का इन दिनों आचरण हो गया है माननीयों का, लेकिन इसमें कहाँ गलत है? जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ने बनाया। उनके कहने का अंदाज भले अलग हो, लेकिन सच्चाई तो ये पूरा देश जानता है कि जीतन राम को कोई पता भी नहीं था। जीतन राम मांझी कहीं जा रहे थे, गया या कहीं रास्ते में उनको फोन गया। मुख्यमंत्री जी उन दिनों अपनी हार के कारण, जिस कारण से कही, उन्होंने कहा भी कि मेरी मूर्खता के कारण बना है, तो जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाया, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। देखिए, आप राजनीति में हर कोई किसी न किसी को बनाता है या आगे बढ़ाता है, या किसी के हाथों कहिए कि उसका आगे बढ़ना लिखा होता है। तो उसी प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी को भी किसी ने बनाया था। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, उनके राजनीतिक गुरु श्री जॉर्ज फर्नांडिस ने बनाया, शरद यादव ने बनाया, पूर्व सांसद दिग्विजय सिंह ने बनाया, और इन सबको माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके जीते जी छलने का काम किया। उसके बाद से जब उस चुनाव परिणाम जिनकी बात चल रही है, जब इन्होंने बनाया था अपने, और उसके बाद से एकांतवास में ये चले गए थे। बड़ा त्याग निवास इनका, एक 7 सर्कुलर रोड बड़ा इनका फेमस हुआ करता था कि वहां ये छोड़ करके चले गए हैं, सत्ता इनको प्यारी नहीं है, फिर वापस लौट के आ गए।
क्यों गए थे? क्योंकि उस समय ये माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ इनको प्रधानमंत्री बनना था और इनको बिहार की जनता ने उस समय दिखा दिया। इनका ये दीवा स्वप्न जो है, जो ये लगातार इनको हिलोरे मारता रहता है, ये आज से थोड़ी है। ये तो विगत लगभग 10 वर्ष हो गए, 10-12 वर्षों से अपने पहले कार्यकाल के मुख्यमंत्री कार्यकाल के बाद से इनके अंदर से जब गुजरात मॉडल की चर्चा होने लगी और जब माननीय प्रधानमंत्री जी को जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने अपना कैंडिडेट घोषित किया, उसी समय से इनके पेट में दर्द है। तो उस दौरान से ये चाहते थे भैया गुजरात मॉडल बनाम बिहार मॉडल की बात किया करते थे और जब इनका नहीं हुआ, बिहार की जनता ने इनका सुपड़ा साफ कर दिया, तो ये गुस्से में तुनक करके इन्होंने भैया छोड़ दिया। एक त्याग की कहिए मूर्ति दिखाने की कोशिश में इन्होंने ऐसा किया। और मैं ये कहता हूँ अगर आप मुख्यमंत्री बना दिए, चलिए मान लिया अगर आपने बना लिया अपने नेता को अपने दल से किसी को चुन करके, तो एक उम्र का लिहाज होता है, संसदीय परंपरा का लिहाज होता है। मैं कहता हूँ भैया ठीक है, मान लेते हैं आप ही की बात को, जैसे जदयू के नेता कहते हैं कि वो तो इसी तरीके से बात करते हैं। तो वो सदन चल रहा था नहीं, माननीय, मांझी जी को लेकर के कहा उन्होंने, हो सकता है मांझी जी से उनका व्यक्तिगत संबंध इस प्रकार मैं का। मैं वही कह रहा हूँ, व्यक्तिगत संबंध तो उनका मांझी जी के साथ हो या किसी और के साथ हो, तो वो उनकी जो कहिए कि जो फेमस भूंजा पार्टी है, वहां पे वो बयान शोभा दे सकता था, वहां पे वो बातचीत करने का तरीका जो है वो चल सकता था। सदन के पटल पे सदन का नेता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को कहिए कि इस तरीके से तू तड़ाक की भाषा में बात करना शुरू करे, ये कहीं से शोभा नहीं देता है। जिसको हम लोग कहते हैं संसदीय आचरण, संसदीय भाषा, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज, इन सब की तो उन्होंने तिलांजलि दे दी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जो इन्होंने उस बयान के ठीक एक दिन पहले जो बयान इन्होंने दिया था महिलाओं को लेकर के और तथाकथित सेक्सोलॉजिस्ट बन गए थे और सेक्स का ज्ञान दे रहे थे लोगों को, मुझे बताइए क्या मुख्यमंत्री जी को छोड़ करके अगर कोई भी नेता अगर ऐसा बयान दिया होता तो मुझे लगता है पहली बात तो उसको मार्शलों से फेंकवा दिया गया होता और नहीं बाहर निकलते उसके ऊपर मुकदमा कायम होता और उसको जेल हो गई होती। उसी सेम तरीके से जो इन्होंने मुख्यमंत्री और एक दलित समाज से आने वाले मुख्यमंत्री के लिए, पूर्व मुख्यमंत्री के लिए जिस तरीके के शब्द प्रयोग किए, आपको लगता है कि कोई और नेता दिया होता और उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई होती? बिल्कुल हो गई होती। आप मतलब मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी और होता तो हो जाता। आपने देखा होगा इनके बगल में बैठे तेजस्वी यादव इनको हाथ पकड़ के रोक रहे थे। कहिए कि बाकी विजय और भी जो चौधरी, विजय चौधरी विजय जी चौधरी भी कैबिनेट रुक रहे। और भी मंत्री, इवन सभापति ने भी इनको रोकने की कोशिश की, बट ये किसी की इन्होंने नहीं सुनी। अब सभापति की इनके सामने क्या हैसियत है भैया, जैसा ये सोचते हैं। आपने देखा होगा कि उस असंसदीय आचरण के दौरान सभापति ने सभा के सत्ता क्या बोला जाए उसको, सीट पे बैठ करके, आसन पे बैठ करके मुख्यमंत्री जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए हैं, बनस्पत बाकी सारी संसदीय कहिए परंपराओं की तिलांजलि तो उन्होंने भी दी है, जबकि वो संवैधानिक पद पे हैं। आपको माफी, ऐसा हमने मुख्यमंत्री नहीं देखा जो माफी मांगता हो। ये सब क्या है भैया, चाटुकारिता की नहीं, पराकाष्ठा है। लेकिन एक चीज है, मुख्यमंत्री जी ने जब लगा उनको महिलाओं पर टिप्पणी को लेकर के तो बड़ा दिल दिखाया, तुरंत बिना किसी बात के सीधे तौर पर अरे कहा साहब कि ना मैं ये सिर्फ कहता माफी हूँ ये मांग रहे हैं बड़ा, बल्कि अपनी निंदा भी कर रहे हैं। मैं आप निंदा कह रहे हैं, इस पे जेल होना चाहिए। आप निंदा की बात कह रहे हैं, जिस वक्त में उन्होंने पहले बिहार विधानसभा में तो फिर भी थोड़े लहजे में लेके बोला था, जब वो विधान परिषद में गए हैं तो वहां तो बकायदा एकदम सप्रसंग व्याख्या में जुट गए बकायदा। लोग बोल रहे हैं, आपने देखा होगा सम्राट चौधरी जी ने उन्हें बीच में टोका और भी नेताओं ने टोका कि सर आप हमारे गार्जियन हैं, आप ऐसे मत बोलिए। आपने देखा होगा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी ने हेड डाउन कर लिया बकायदा सदन में, उनके पीछे बैठे लेसी सिंह ने अपना सर छुपा लिया। तो ऑब्वियस है कि ये है तो, अब इनको सुशासन बाबू के तौर पे जाना जाता था, लेकिन सदन में मुझे माफ कीजिएगा मेरे शब्दों को, मगर ये दुशासन बाबू बिल्कुल लगे। इन्होंने अपने मुख से बकायदा कहिए कि महिलाओं का जो चरित्र हनन किया है और जिस तरीके से जी, इन्होंने बात की है वो बिल्कुल भी अशोभनीय था। तो इनके लिए जो विरोध हो रहा है वो बिल्कुल जायज है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलिए उसी तरह मयंक जी उसी पर हम आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने इसी बात के बहाने, जीतन राम मांझी वाले प्रकरण के बहाने, चिराग पासवान की बातों को उन्होंने सही करार दिया। चिराग पासवान लगातार कहते आए हैं कि मुख्यमंत्री जी दलित विरोधी हैं, इन्होंने मेरे किया के साथ ये किया और इस बात का टीस है। जब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि चिराग पासवान को इस बात का टीस है, तब क्या कहेंगे आप लोग? तो लगातार चिराग पर हमलावर रहते हैं। चिराग पासवान की टीस, चलिए ठीक है, सिर्फ उन्हीं को टीस नहीं है, वो टीस सारे दलित समाज को है, सारा दलित समाज आंदोलित है और उन सबको बुरा लगा हुआ। जिस परिप्रेक्ष्य में आप बात करना चाह रहे हैं
कि उनको ऐसा लगा, तो आप जिसका संदर्भ दे रहे हैं मुझे, जिस कहानी का, और जो उन्होंने, मैंने जो लिखित में जो पढ़ा है, उसमें तो यही हम कहना उस पर भी चाहूंगा। आ रहे हैं, हम उस जी पर आ रहे हैं मयंक जी। सीधे तौर पर इसी बात के बहाने चिराग पासवान ने अपने चाचा, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस पर निशाना साधा है कि उन्होंने ही पार्टी तोड़ा है, और इस कारण से तोड़ा है कि हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ना नहीं चाहते थे, और वो चाहते थे। और जिनको, चूंकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार कहते हैं कि मेरे बड़े भाई स्वर्गीय रामविलास पासवान मेरे भगवान हैं, तो चिराग बिल्कुल। पासवान ने तो सीधे कहा है, कई बार केंद्रीय मंत्री ने कहा है, मंच से कहा है कि वो स्वर्गीय रामविलास पासवान मेरे भगवान है। तो चिराग पासवान ने तो सीधा सवाल किया है मंत्री जी से कि जब आप कहते हैं कि मेरे भगवान है, तो जो लोगों ने बेइज्जत किया उन्हीं के साथ किसे चुनाव लड़ रहे हैं? अब चलिए ठीक है, बड़ा इमोशनल, दो चार बातों को बड़ी चालाकी से, शाफगोई से, तो समय अंतराल को मिला करके बड़ा ही कहिए चालाकी से दिया गया ये बयान है। अब मैं उस बयान की मैं भी सप्रसंग व्याख्या जरा कर दूं आपको। जी जी जिस दौर की बात चल रही है, ठीक है, मैं आपको याद दिलाता हूं, आप एक प्रबुद्ध पत्रकार हैं। जिस दौर की बात चल रही है, ये कब का था? बड़े साहब के लिए राज्यसभा की मांग कब हुई थी और राज्यसभा से उन्हें कब भेजा गया था? 2019 के चुनावों में। जी जी 2019 के जो चुनाव थे, उससे पहले जब कहिए कि समन्वय, एनडीए समन्वय समिति की जब बैठक बैठी दिल्ली में, सारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बैठे आपस में, और सीट शेयरिंग का जब फॉर्मूला तय हो रहा था, तो ये तब की बात है। ये कब की बात हो गई? जी 19 की हम्म, जनवरी या जी फरवरी में। उस हम्म, समय जब बातें चल रही थी, तो उस समय सीट शेयरिंग को लेकर के एनडीए के लिए हमारे तरफ से नेता ने जो मांग की थी, वो यही मांग हुआ था। उस समय तो यही राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, यही राष्ट्रीय जी अध्यक्ष, यही संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, यही उस समय बिहार प्रदेश के अध्यक्ष भी थे। ये पार्टी लगभग पार्टी के सर्वे सर्वा चिराग ही थे। पहला ऐसा मौका था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी है और वही संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष भी है। इन्होंने ऐसा एक हम्म, नया संविधान गढ़ रखा था, उस दौर की बात है। तो जब ये सीट शेयरिंग में बैठने गए थे उस दौरान में, तो बिहार वाले तो जो भी मांगे थी सारी मांगी गई एनडीए में। वहां पे हम्म, दर्द इनको कहां से हो गया, जब इन्होंने अपने प्रिय मित्र के पिताजी के लिए उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की सीट मांगी, और उसका विरोध जब मुख्यमंत्री जी ने कर दिया वहां पे, तो उसके बाद से इनको पेट में दर्द होना शुरू हो गया। हालांकि मान गए उस दौर में कि भैया ठीक है लड़ लेंगे। क्यों मान गए? अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारे संस्थापक जो जी का अगर उस समय विरोध हो रहा था, या इन्होंने उनके लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके साथ कुछ बुरा बर्ताव किया था, आप अगर आज जो दिखा रहे हैं कि भैया ऐसा हुआ था मेरे पास, आप हिम्मत जुटाते, आप उसी समय एनडीए से बाहर निकल गए होते, बोलते नहीं मेरे पिता का अपमान हुआ, मैं नहीं लड़ूंगा यहाँ से एनडीए से। तो उस वक्त तो घूम घूम करके मुख्यमंत्री जी हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे अन्य एनडीए के नेताओं के साथ घूम घूम करके एनडीए के जो बिहार के मुख्यमंत्री उस समय थे, अभी भी हैं, नीतीश कुमार जी को विकास पुरुष यही बताया करते थे। अपने यहाँ चकाई की विधानसभा में ये क्यों लेकर के गए थे उनको? वहां जाकर के उनको विकास मॉडल, बिहार मॉडल और पता नहीं क्या क्या मॉडल बता रहे थे। जब उस समय इनका वहां विरोध भी था, उस विरोध से बचने के लिए, जो आपको याद होगा, जो सुमित सिंह अभी मंत्री हैं, उनसे बकायदा इनके पैचअप करवाने के लिए मुख्यमंत्री जी के पास ये क्यों गए थे? उस समय अगर इतने ही बुरे थे, मेरे पिता का अगर कोई अपमान करता, तो भैया मैं उसका बदला उनके जीते जी लेता ना भैया, मैं उसी समय छोड़ देता। तो उस समय इन्होंने क्यों नहीं छोड़ा? उस समय ये नहीं छोड़े क्योंकि इनको खुद सदन पहुंचना था। रही बात 2020 के चुनाव पे, अब आते हैं। हमारे साहब जब चले गए, उनकी जब देह बीत गई, उनकी देह बीतने के बाद, उनके अंतिम संस्कारों के जस्ट बाद अगले दिन ना ये पाए गए थे कि मेरे बालों का टेक्सचर और मेरे आंखों का टेक्सचर अलग होता है, और ये तस्वीरों के सामने हंसते हुए अशोभनीय तस्वीरें इनकी वायरल हुई थी। ये किस मुंह से कहते हैं भैया? आप तो अपने पिताजी के मरनी का भी कहिए कि आप एक तरीके से आपने इस्तेमाल करने की कोशिश की, और आप ही के जो सो कॉल्ड मित्र थे उनके द्वारा खींचा गया वो वीडियो, या उनके द्वारा बनाया गया वो वीडियो, वो बाहर आ गया, दुनिया ने देखा, जग हंसाई हुई। हमारे लिए जवाब देते नहीं बनता था कि भैया आप, कोई पुत्र ऐसा कैसे हो सकता है जिसने एक दो दिन पहले अपने पिता को कहिए कि आग दी हो, अंत्येष्टि की हो, उनकी बकायदा बेहोश हो गया हो, और 2 दिन के बाद कैमरे पर आकर के ये कह रहा हो कि भैया बालों का टेक्सचर और मेरे आंखों का टेक्सचर अलग होता है। तो ये पूरी तरीके से हमने कहे ना कि ये ना इन्हें पिता से मतलब रहा है, ना इन्हें अपने चाचा से मतलब रहा है, कोई पारिवारिक कहिए कि कोई बहुत ज्यादा व्यक्ति रहे नहीं है ये। और हमारे नेता की जहां तक बात होती है, हमारे नेता ने तो उस दौर में भी कहा था कि मुझे संसद नहीं जाना है, मैं बिहार में खुश हूँ। वो तो जाना भी नहीं चाहते थे। विभिन्न मुद्दों में और विभिन्न कहिए कि समायोजनों जो भी आयोजन होते हैं, उन्होंने उस बात को क्लियर किया था कि मुझे नहीं जाना है दिल्ली, ये तो बड़े भैया मुझे जबरदस्ती हाथ पकड़ के भेज रहे हैं। और आप भी जानते हैं, इनके जीते जी
साहिब ने अपना उत्तराधिकारी हमारे साहब को चुना, उनको हाथ पकड़ करके वो उन्होंने बोला नहीं तो पारस आप यहाँ से लड़ेंगे अपनी चुनाव, सीट दे दिया, अपनी सीट दिया। अपनी सीट दे दी। हम्म, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, हमारे साहब ने कहा था कि उस सीट पे चिराग को दे दीजिए, चिराग या भाभी जी कोई भी लड़ जाए, मैं नहीं जाना चाहता। साहब ने बेकायदा जोर डालते हुए कहा कि नहीं आप लड़ेंगे इस सीट से चुनाव, और साहब को दिया। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तो चुनाव लड़ने से कोई खासा मतलब नहीं था उस वक्त। अब रही बात 2020 पे हम आते हैं, तो जिसकी ये बात कर रहे हैं, तो 2020 में भारतीय जनता पार्टी एनडीए का और ये जदयू दोनों एनडीए में साथ लड़ करके उन्होंने चुनाव लड़ा। आप अलग गए लड़ने के लिए। आपको जब आप बात कर रहे हैं 2019 की, और आप 1 साल इंतजार करते हैं अपना सो कॉल्ड बदला लेने के लिए, उसके बाद आप जाते हैं कहिए कि 143 सीटों पे आप चुनाव लड़ने की बात करते हैं, जिसमें 142 सीटों पे आप अपनी जमानत जब्त करवाते हैं, और बाकी सारे कैंडिडेट जो भी लड़े उन सबका राजनीतिक जीवन कई अंधकार में आपने भेज दिया। तो हमारे साहब ने क्या कहा था, सभी हार जाएंगे, एनडीए के खिलाफ आप जाके लड़ रहे हैं, एनडीए के लिए वोट हो रहा था। बाद में इन्होंने हल्ला किया कि भैया नहीं नहीं, लोजपा ही भाजपा और भाजपा ही लोजपा है, कर करके इन्होंने जो भी किया। और उसमें भी देखिए इन्होंने किसको फायदा पहुंचाया, अपने कथित छोटे भाइयों को। अपने कथित छोटे भाई कहिए कि तेजस्वी यादव जी के लिए राघोपुर में और हसनपुर में अपने दूसरे छोटे भाई के लिए तेज प्रताप इन्होंने के लिए। अपनी पार्टी के जो नेता, जो चुनाव प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, उनका कहिए जो इलेक्शन ऑफिस खुलने नहीं दिया इन्होंने। सारे जो, मैं अब धन उगाही की बात पे नहीं आना चाहता हूं, बट सारे प्रत्याशियों से एक मुफ्त धन उगाही की गई। धन उगाही की बात यह थी कि इन्होंने अपने चचेरे भाई तक को नहीं छोड़ा, कृष्णराज जी जो चुनाव लड़ रहे थे उनसे भी धन उगाही की गई। उनका भी चुनाव प्रचार करने के लिए कई इन्होंने आनाकानी की, ये नहीं गए लड़ने के लिए, उनके लिए प्रचार करने के लिए। और मुझे ये बताइए ना भैया कि आप इतना ही भाजपा के आप हनुमान बने उस समय फिर रहे थे, और भाजपा को 7 सीटों पे आपने हराने के लिए अपने उम्मीदवार खड़े कर रखे थे, और अपने दोनों छोटे भाइयों को। और ये कौन से भाजपा के हनुमान थे कि जिनके हेलीकॉप्टर का बिल उस समय के जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और आज के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भरा था, जिसके डॉक्यूमेंटेड एविडेंस भी उस समय बाहर आए थे, बिल बाहर आया था। तो ये पूरी तरीके से उस समय राजद के गोदी में खेल रहे थे, राजद के ही कहने अनुसार कर रहे थे। और ये कहा जाता है कि बीजेपी के लिए ही काम कर रहे थे, बीजेपी के कहने पर नीतीश कुमार के। बीजेपी चाहती थी क्या कि तेजस्वी यादव जीत जाए, अपने भाजपा कैंडिडेट हार जाए? बीजेपी चाहती थी क्या कि तेज प्रताप जीत जाए? बीजेपी चाहेगी कि उसके कैंडिडेट, उसके जो विनिंग सीट्स हैं उसमें आप उसके खिलाफ आप उम्मीदवार दे दीजिए। और आपको मैं यही बिल्कुल नहीं चाहेगा। और आप अभी भी देख लीजिए, अगर आज के दिन में भी ये जब दोबारा से एनडीए में आए हैं, इनकी विश्वसनीयता पे फिर से प्रश्न चिन्ह लगता है कि अभी इन्होंने राजस्थान में जो चुनाव अपने जो चल रहे हैं, अभी विधानसभा के चुनाव है, वहां भी इन्होंने 12 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। जबकि अगर ये एनडीए के द्वारा हुआ होता तो आपको याद होता है कि जो राजनीतिक तस्वीर बनती है कि सारे प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठते हैं और बताते हैं कि अमुक सीटों पे मेरे गठबंधन सहयोगी दल का ये कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा। ऐसा तो हमने कोई तस्वीर नहीं देखा इनकी। वैसे ही इन्होंने उत्तर प्रदेश में योगी जी के खिलाफ चुनाव लड़ाने की कोशिश की थी, बंगाल में जाकर के भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़े थे, सब जगह। ये बेसिकली वोट कटुआ है और इनका वही गेम है। तो आप उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी जी के आगे कितना ठहर पाए। लेकिन मयंक जी अगर ये वोट कटवा भी है तो वोट कटवा की प्रधानमंत्री मोदी ने प्रशंसा की, एक बहुत बड़ी बात है, इस चीज को मानना होगा। उन्होंने अपने मित्र, हमारे संस्थापक, हमारे कहिए कि राजनीतिक गुरु स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी के लिए दुख व्यक्त किया है, चिराग पासवान जी के लिए दुख व्यक्त नहीं किया है। ये कहा है कि चिराग पासवान में हमने इस बातों की किस्त देखी। अरे अभी एनडीए में अभी आए हैं, चलिए ठीक है, बहुत पैर छू लेते हैं, बहुत कर लेते हैं, तो चलिए कह दिया थोड़ा तो कह दिया, सीधी सी बात है। और मेरे को ये कहना है कि ये वही चिराग लेकिन चिराग पासवान की जी मेरी बात भी सुन लीजिए, ये वही चिराग पासवान जी हैं जो 12 जनपद खाली करने के बाद भाजपा के शीर्ष नेताओं की ऑडियो लीक कर रहे थे, उनको गालियां दे रहे थे, अपने समर्थकों खबर भी हमने चलाई, गालियां दिलवा रहे थे। ये वही चिराग पासवान जी हैं जिन्होंने डेलिबरेटली एनडीए से अलग होने के बाद 2 वर्षों तक माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिन पे इंटरनेट के माध्यम से भी बधाई नहीं दी कि भैया इनको दर्द था पेट में कि मेरे चाचा क्यों वहां पे हैं और हम क्यों नहीं एनडीए में। ये वही चिराग पासवान जी हैं जो पिछले कई खरमास से कुर्ता पजामा सिला करके इंतजार कर रहे हैं, इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। अब तो वो दिन भी बीत गया, अब तो नई सरकार अब 2024 में बनेगी। और ये वही चिराग पासवान जी हैं और ये वही पार्टी है जिसके कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसे बड़े सरीखे और पूर्व सांसद जो हैं
भारतीय जनता पार्टी को जुतखोर पार्टी कहते हैं और उसको लतखोर पार्टी कह करके भैया उसके बाद फिर उपचुनाव में उसी के लिए वोट मांगने जाया करते हैं। आज का दिन भी अगर देखिए तो इनका जो कहिए कि आदमी का नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता है। जो इन्होंने बिहार में किया, जो इन्होंने उत्तर प्रदेश में किया, जो इन्होंने बंगाल में किया, वही अभी राजस्थान में कर रहे हैं। मध्य प्रदेश और बाकी जो 5 राज्यों में चुनाव है वहां पे कैंडिडेट नहीं मिल पाया होगा क्योंकि वहां पे संगठन इनका सो कॉल्ड मजबूत नहीं है, नहीं तो वहां भी ये खड़े करते। और लेकिन मयंक जी 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 एक बोलिए। सवाल यह भी उठता है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी से चिराग पासवान की बढ़ती नजदीकियों से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी तो सख्ते में नहीं आ गई है? हम काहे न भैया सख्ते में आएंगे। हम मेरे नेता जो हैं, जो भारतीय कैबिनेट का, भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा है, इकलौते घटक दल के सहयोगी नेता हैं, जो कि शुरू से साथ में रहे हैं। से है एलपीएस के विभिन्न कार्यक्रम, ऐसे कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है जिसमें कि हमारे नेता और माननीय प्रधानमंत्री जी का उनको सहयोग ना मिला हो। अभी ही आपने देखा है 7 नवंबर 5 नवंबर से 3 से 5 नवंबर में चाहे भारत की राष्ट्रपति महोदया हो या भारत के प्रधानमंत्री जी हो या कैबिनेट हो, हर फ्रंट पे वैश्विक स्तर पे हमारे नेता को भारतीय प्रधानमंत्री यशस्वी पीएम का साथ मिला है, प्रधानमंत्री मोदी का साथ मिला है। प्रमोट कर रहे हैं। दर्द भाई, दर्द तो उनको है ना जिनका कुर्ता पैजामा का कपड़ा जो है जियान चला गया है, अभी तक आज तक खरमासे नहीं बीत पा रहा है उनका। चलिए तो मयंक जी आखिरी सवाल मेरा है। मैं एक और सवाल उठाना चाहूंगा कि हमारे नेता ने जब अभी हमारे स्थापना दिवस की बात की, ठीक है, तो इनको बड़ा पेट में दर्द हुआ कि हाजीपुर में काय कर रहे हैं, हाजीपुर में काय कर, हाजीपुर में इसलिए कर रहे हैं कि हमारी संसदीय भूमि हाजीपुर है, हमारी कर्म भूमि है और हमारे नेता वहां से वर्तमान सांसद हैं। हमने बड़ा हल्ला सुना बीच में, आप लोगों ने भी उसकी रिपोर्टिंग की थी कि चिराग पासवान 28 नवंबर को गांधी मैदान भर देंगे खचाखच अपने चुनाव स्थापना दिवस की रैली के लिए। कहाँ है वो दिन? कहाँ अब इनकी कहाँ हो रही है स्थापना दिवस? इनका पटना में हो रहा है, जमुई में हो रहा है या नई दिल्ली में हो रहा है? कहाँ हो रहा है? वो जो गांधी मैदान भरने के नाम पे जो कार्यकर्ताओं को का जो शोषण हो रहा है, आर्थिक दोहन करके जो इन्होंने सदस्यता शुल्क और क्या क्या के नाम पे लिया, वो सब कहाँ चला गया? जैसे वो एक जमाने में संकल्प यात्रा के बाद वो रैली करेंगे। संकल्प यात्रा के बाद नहीं, मेरी बात सुनिए। इसी तरीके का कहिए कि जो एक उगाही सिस्टम है, ये 2020 में भी लागू किया गया था, जहां सारे लोगों को 25,000 सदस्य बनाने थे और वगैरह वगैरह, जो भी पता नहीं क्या क्या स्कीमें आती हैं। तो अभी ये जो हल्ला था कि गांधी मैदान भर देंगे, तो काहे डर लग रहा है क्या कि गांधी मैदान नहीं भरा पाएगा? इतनी यात्राएं हो रही हैं, इतना जिसका संगठन मजबूत है भैया, दिन भर यात्रा ही चल रहा है लगातार पिछले 2 साल से, तो क्या उसके बाद आधा गांधी मैदान भरने का भी उनके पास कार्यकर्ता नहीं है क्या? और नहीं है या है, वो बात की बात है। हमारे ऊपर बेवजह कोई भी मौका हो, बस आ जाते हैं खबरों में बने रहने के लिए। जब ना होता है तो चाचा जी पे कुछ ना कुछ बोल देना है, जहां कुछ होना है अपने बोल देना है, या अपने कहिए कि पोसुआ पतल का ये जो इनके क्या बोलूं मैं इनको, इनके जो प्रवक्ता गण है उनसे आप कुछ ना कुछ कहवा दीजिएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अपने कुछ कीजिएगा, अपने भी तो कुछ कीजिए। आप पहले अपने संसदीय क्षेत्र का विकास कीजिए। विभिन्न रिपोर्टें आ रही है जहाँ के वहाँ के आदिवासी समाज से लेके बाकी लोग खोज रहे हैं दिया लेके, लोग कहते हैं हम लोग पहचानते ही नहीं है कि चिराग पासवान कौन है। कितनी रिपोर्टें हैं, मैं कहूंगा तो लोग बकायदा इनके जो समर्थक है उनको बहुत बुरा लगेगा, इनबॉक्स में आ भी जाएंगे, लेकिन जाएं उन रिपोर्टों को देखें और जमीनी हकीकत क्या है जरा उससे अपना तारुफ करा लें। और ये बचकाने बयान जो है नहीं देने चाहिए। गठबंधन में है तो गठबंधन धर्म का पालन कीजिए, नहीं कर पा रहे हैं ऐसे अनर्गल बयान से बचिए। अब आप 10 साल के सांसद हो चुके हैं जी। मयंक जी आखिरी सवाल मेरा है कि क्या माना जाए कि चिराग पासवान के प्रति जो प्रधानमंत्री मोदी का जो ये वक्तव्य आया है, तो चिराग पासवान इसको भी अपने पक्ष में करने के लिए इस प्रकार का बयान दिए हैं? ऑफ कोर्स कर रहे हैं। इनको भैया दुनिया में चिराग पासवान नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं, कोई भी अगर कहिए संसदीय व्यवस्था का कोई भी आदमी, अरे गलती से अगर केबीसी में कोई सवाल आ जाता है तो उसको भी लोग भुनाने लग जाते हैं, ठीक है। इनको भैया ये अटेंशन सीकर है, इनको भैया अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम है। किसी ये प्रकारेण सारा जो स्पॉटलाइट है वो मेरे ऊपर आना चाहिए। इनकी पार्टी में कोई सेकंड लाइन लीडरशिप नहीं है, आप देख सकते हैं। जैसे गलती से कोई नेता उभर नहीं सकता इनके आगे। इनको अपने ऊपर सब कुछ सेंटर पॉइंट चाहिए, ठीक है, रखिए, उनके नेता भी बिल्कुल रखें। हमारे नेता से दूर रहिए भैया, आपको इतनी ही दिक्कत है, आप दूर रहिए। एनडीए के 39वें सहयोगी, आप आखिरी सहयोगी हैं जो एनडीए में भर्ती हुए हैं अभी फिलहाल, अब वो भी बामुश्किल से।
और वो भी आपकी पार्टी अभी बिहार की पार्टी नहीं है, नागालैंड की पार्टी है। सिंपल सी बात है, पहले बिहार में अपना जनाधार बनाइए। अब बिहार में पहले चुनाव आयोग से बिहार के लिए पहले अपने लिए मान्यता मंगवा लीजिए, पहले जिसको बोलता है प्रमाण पत्र हासिल कीजिए कि आप बिहार की पार्टी हैं, और अनर्गल आरोप ना लगाइए। प्रधानमंत्री जी ने अगर आपके लिए कह भी दिया तो अच्छी बात है भैया, कह दिया, खुश होइए ना, खुश होइए कि हाँ भैया चलिए ठीक है, कोई तो रिकॉग्नाइज कर रहा है आपको, रिकॉग्नाइज हो रहे हैं भले पिता के नाम से ही सही, अपने नाम से तो नहीं हो रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने दोस्त, अपने मित्र, अपने कैबिनेट के सहयोगी, हमारे संस्थापक स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी का जिक्र करते हुए उनके बेटे के बारे में कहा, क्योंकि ये जाके अपना बोले होंगे बयान, जैसे बयान सब जगह सार्वजनिक है, वो भी बयान सार्वजनिक होगा। उन्होंने सुना, रेफरेंस दिया, तब इसका ये मतलब थोड़ी कि कूद के गोदी में चढ़ जाइएगा जाके। सिंपल सी तो बात है। आप इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि पारस जी की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नजदीकियां रही है, जिसको अच्छा भगवान ठीक कहते है, थे? मैं फिर आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। हमारे नेता और मुख्यमंत्री जी के पास से जब से कैबिनेट से बाहर हुए हैं और जब से 2020 का चुनाव बीता है, आप एक तस्वीर दिखा दीजिए हमारे नेता की और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, एक तस्वीर। और यही मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि ऐसी एक मौका दिखा दीजिए जब इन्होंने तस्वीर खिंचाने के लिए जो इफ्तार पार्टियों हो या अलग अलग मुद्दों पे अपना कहिए ये मौका ना गंवाया हो, और जा करके चाहे वो कैमरा लालू प्रसाद यादव के घर की जो लालू तस्वीर जी हो के या घर जो हो भी या हो। मान जी के घर हो, ऐसा एक मौका नहीं होता है जब ये मौका चूकते हैं कि कैसे भी करके मुख्यमंत्री जी के पास जाएं, जाके उनका पैर छुएं, उनसे आशीर्वाद लेवें और कैमरों में उन तस्वीरों को कैद करें। मेरे नेता की एक तस्वीर दिखा दीजिए आप, एक भी तस्वीर नहीं दिखाई देगी। जब तक गठबंधन में थे पूरी तरीके से शिद्दत के साथ थे, गठबंधन धर्म का पालन कर रहे थे। आज केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री हैं, केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा है, और जदयू हमारे एनडीए का सहयोगी नहीं है। जदयू जब था तब भी उतने ही शिद्दत के साथ वो खड़े थे प्रधानमंत्री जी के साथ, जदयू चला गया तो भी थे, चिराग पासवान जी थे तब भी थे, चिराग पासवान जी चले गए तो भी हमारे नेता उसी अंगद के कई अडिग पांव की तरह साथ प्रधानमंत्री जी के खड़े हुए। एक कोई भी राजनीतिक मंच भी दिखा दीजिए ना, कोई ऐसा मंच जहां पे कि हमारे नेता की एक भी तस्वीर हो। इनका पास तो भैया लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि कहीं सीएम की पार्टी में मौका मिल जाए। अरे बाहर इनके जो नेता हैं, जो इनके आसपास घुमा करते हैं लाल बाल वाले, अरे धक्का खा खा करके बाकायदा कहिए मन करे तो पुलिस की लाठी भी खा लेंगे, लेकिन नीतीश कुमार के कार्यक्रम में जरूर जाएंगे ताकि दिखा सके। और जाकर के काहे के ले जाना भैया, क्योंकि हमको जाके पैर छूना है, हमको जाके इंटरनेट के लिए तस्वीरें बनवानी है। तो ये अटेंशन सीकिंग बिहेवियर इन्हीं को मुबारक हो, एक परिपक्व राजनीतिक बने। हमारी यही शुभकामनाएं हैं। दिवाली का दिन है, हमारे गुरु भाई रहे हैं और हैं भी बाकायदा। हम यही चाहेंगे कि राजनीति में परिपक्वता लाइए और अपने सलाहकार सही चुनिए। आपके सलाहकार जो है वो सही नहीं और आपको भरमा रहे हैं। जी चलिए, धन्यवाद आपका। तो थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मयंक मौली। चिराग पासवान को उनके सलाहकार भरमा रहे हैं, उनको और परिपक्व होने की जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने चिराग पासवान की प्रशंसा की, जो कहा, जो लगातार चिराग पासवान कहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के, उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो मुहर लगाई, और इसको चिराग पासवान ने फिर अपने चचा की ओर गेंद में कर दिया कि किस प्रकार से उनके चचा जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ लड़ना चाहते थे, और अपने पिता के अपमान के कारण हमने 2020 में अलग चुनाव लड़ने का फैसला लिया। इस पर सीधा सीधी मयंक मौली ने चिराग पासवान पर तीखा हमला किया है। एक भी फोटो यहाँ तक कर दिया कि आप दिखा दीजिए जब से गठबंधन से अलग हुए और चिराग पासवान ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नजदीकी होने का, उनके पास जाने का, उनके पैर छूने का, उनसे आशीर्वाद लेने का कारण ढूंढते हैं ताकि उसे सुर्खियों में ला सके। मयंक मौली के दाव में क्या सच्चाई है, चाचा भतीजा की लड़ाई कौन सा करवट लेगी, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग बिहार के साथ। धन्यवाद मयंक मौली जी। धन्यवाद।